अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सफर अब्बास। आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मैंने आपको 3-4 रोज़ पहले खबर दी थी कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बीइंग जमात, बीइंग अ पार्टी, नॉट चेयरमैन तहरीक इंसाफ, नॉट इमरान खान, कुछ रिलीफ दिया जाएगा। इलेक्शन से पहले पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेस दी जाएगी, पॉलिटिकल स्पेस दी जाएगी और लेवल प्लेइंग फील्ड किसी हद तक मैं इसे दोबारा वर्ड रिपीट कर रहा हूँ कि किसी हद तक दी जाएगी। एक ऑप्टिक के तौर पर ही सही, जिसकी आज आपने एक मिसाल देखी कि कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सेक्रेटेरिएट था, इंसाफ हाउस, उसे दोबारा खोल दिया गया है। 9 मई के वाक़यात के बाद इंसाफ हाउस को बंद कर दिया गया था और आज ये इंसाफ हाउस दोबारा खुला है। अदालती हुक्म पर आल्दो खुला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला आज वहाँ बैठे, मीटिंग हुई और अब बलदियाती इंतखाबात हों या आगे जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इंतखाबात होने हैं, उस वाले से तमाम तर जो मामलात हैं, यानी बलदियाती इंतखाबात में से मुराद मेरी कोई ज़िमनी बलदियाती इंतखाबात होने हैं, तो आगे इंतखाबात के वाले से तमाम तर जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंसाफ हाउस से ही मॉनिटर होंगी, वहीं पर सारी मीटिंग्स वगैरह होंगी, प्लान होगी, वहीं से बैठ के इलेक्शन सारा लड़ा जाएगा सिंध की हद तक। तो एक तो ये हैपनिंग थी। दूसरा जनाब, मैंने आपको खबर दी थी कि मोहम्मद अली दुरानी साहब, जिन्हें इदारे की जानिब से एक्टिवेट किया गया है, भेजा गया है, उन्होंने जो मुलाकातें की सदर आरिफ अलवी साहब के साथ, उनकी 2 मुलाकातें हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेक्रेटरी लीडरशिप के साथ भी उनकी मुलाकातें हुई हैं, जिसमें उनकी मुलाकात असद उमर साहब के साथ भी हुई है, उनकी मुलाकात असद कैसर साहब के साथ भी हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोगों के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। तो दोबारा वो बात दोहरा दूँ, खबर दोहरा दूँ कि इसमें क्लैरिटी ज़रा रहे कि जो थोड़ा बहुत रिलीफ है वो तहरीक इंसाफ के लिए बतौर जमात जो है वो थोड़ा सा रिलीफ दिया जाएगा, थोड़ी सी स्पेस दी जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए किसी किस्म की कोई भी इमरान खान साहब के लिए सहूलत नहीं है, उनके लिए किसी किस्म का रिलीफ नहीं है। तो मैं पहले भी ये वाज़ेह कर चुका हूँ कि माइनस इमरान खान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेस दी जाएगी। अब जनाब हो ये रहा है कि अटक जेल से इमरान खान साहब को जब मुंतकिल किया गया है अडियाला जेल के अंदर, तो पहले तो खुद खान साहब ने पटिशन की थी कि अटक जेल में सहूलियात नहीं है तो यहाँ से उन्हें अडियाला जेल में रखा जाए। तो अडियाला जेल के अंदर से तफसीलात के सामने आई है कि उन्हें बी क्लास नहीं दी गई, बल्कि फिलहाल बी क्लास से नीचे वाली जो क्लास है उसमें रखा गया है और 10 बाई 10 का कमरा है खान साहब का, कि जिसमें उन्हें चहलकदमी करने, बाहर निकल के चहलकदमी करने की भी इजाज़त नहीं है। हालांकि अटक में ये फैसिलिटी उनके पास थी कि एक पूरा कंपाउंड, एक पूरा एरिया उनके पास था और वो वहाँ पे अकेले थे, तो वो बाहर निकल के चहलकदमी भी किया करते थे। यहाँ चूँकि अडियाला जेल जो है वो ओवर क्राउडेड एक जेल है, जिसकी वजह से उन्हें बाकी कैदियों के साथ घुलने मिलने की इजाज़त भी ऑब्वियसली नहीं दी जा सकती। सेंसिटिविटी यहाँ पे ज़्यादा, अडियाला जेल को एक हसास जेल भी करार दिया गया, क्योंकि यहाँ पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 14 के करीब रहनुमा जो हैं वो मौजूद हैं, इसलिए अडियाला जेल को हाई सेंसिटिव जेल जो है वो डिक्लेयर किया गया है सिक्योरिटी इदारों की जानिब से और सिक्योरिटी इसकी मजीद टाइट कर दी गई है, सर्विलेंस इस पर मजीद बढ़ा दी गई है अडियाला जेल की। और इसमें जनाब जो मैं बता रहा था कि डी ग्रेड की गई है जो फैसिलिटीज़ है चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, जो इमरान खान साहब को थी वो कम की गई हैं और अब 10 बाई 10 का कमरा है, उस कमरे के अंदर ही वो रहेंगे। बाहर निकल के अपने सेल से बाहर निकल के जो चहलकदमी करते थे वो नहीं कर सकेंगे। बाकी भी जो फैसिलिटीज़ हैं वो बताया जा रहा है कि उससे इमरान खान साहब मुतमईन नहीं हैं, वो इसीलिए अटक से अडियाला मुंतकिल नहीं होना चाहते थे। दूसरा मैं वजह आपको बता चुका हूँ कि चूँकि ट्रायल जो है साइफर केस के अंदर वो जल्दी कंक्लूड करना है और सज़ा देनी है इमरान खान साहब को। इलेक्शन से पहले पहले एक और केस के अंदर भी नाइली उनकी करवानी है, तो इसलिए उन्हें मुंतकिल किया गया था अटक से अडियाला। दूसरा शायद में ये भी फिर उन्हें लग गया था मुतल्लिकीन को कि अटक में खान साहब बड़े कंफर्टेबल है और वो वहाँ पे सेटल डाउन हो गए, तो इसलिए सेटल डाउन ना होने दिया जाए, एक जेल से निकाल के दूसरी जेल में मुंतकिल किया जाए ताकि वो सेटल डाउन ना हो सके, पता जल्दी जो है वो टूट जाए, जल्दी उन्हें ब्रेक कर लिया जाए। लेकिन वो ब्रेक होते हुए फिलहाल नजर नहीं आ रहे। और इसके अलावा नाज़रीन जो मुलाकात भी हुई आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला की खान साहब के साथ, तो उस पर इतराज़ जारी है कि खान साहब ने बड़ी बरहमी का इजहार किया कि हमारे जो वकला हैं वो टेलीविज़न चैनल्स पर जाकर, सोशल मीडिया पर जाके पार्टी का जो बयानिया है, पार्टी की जो लीगल बैटल के वाले से जो मामलात हैं वो जाके तफसीलात शेयर क्यों नहीं करते जाके लोगों के साथ, वो लोगों को आगाह क्यों नहीं करते, जो हकायक हैं, कुछ कानूनी हकायक हैं, उनके बारे में आगाह क्यों नहीं करते कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या इमरान खान के अपने साथ हो रहा है कानूनी मामलात को लेकर, केसेस को लेकर। पर्टिकुलरली बाबर इवान का जिक्र किया गया कि बाबर इवान साहब कहाँ गायब हैं, वो तो कोई नज़र ही नहीं आ रहे। तो वकला ने भी खान साहब से ये शिकवा किया था, कोर कमेटी के अंदर भी डिस्कशन हुई थी कि वो वकला जिन्हें पाकिस्तान तहरीक के साथ सेनेटर तक बनाया, बड़े बड़े ओहदे दिए, वो सारे गायब हो गए। सेक्रेटरी लीडरशिप जो है यानी वकला के अंदर जो है बिल्कुल यंग चेहरे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान का मुकदमा मुश्किल वक्त में लड़ रहे हैं। जब अच्छे वक्त थे तो अली जफर साहब भी नज़र आते थे, बाबर इवान साहब भी नज़र आते थे, हामिद खान साहब भी नज़र आते थे, लेकिन अब जो है वो पीपल्स पार्टी से आए लतीफ़ खोसा जो है वो खान साहब के केसेस लड़ रहे हैं, या फिर जो बहुत जिन्हीं के जो जूनियर फेसेस थे पार्टी के अंदर वो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकदमा या इमरान खान का मुकदमा लड़ रहे हैं। इसके अलावा जनाब आज अब से कुछ देर पहले
वीडियो भी सामने आ चुकी है शेर अफजल मरवत और अफनानुल्लाह साहब की जो कल लड़ाई हुई थी, उसमें ये चीज़ वाज़ेह हो गई है कि नज़र आ रहा है कि लड़ाई शुरू कहाँ से हुई। लड़ाई जो है वो शुरू हुई थी यहाँ से कि यहूदी एजेंट कहा गया एक दूसरे को, फिर कहा गया कि तुम्हारा बाप यहूदी, फिर उन्होंने कहा ये तुम्हारा बाप यहूदी। तो उस पर शेर अफजल मरवत साहब ने खड़े होकर अफनानुल्लाह साहब को एक थप्पड़ जो है मार दिया। थप्पड़ जब मारा तो अफनानुल्लाह साहब ने उठ के उनके ऊपर हमला किया, हमलावर हुए, उनको गिरबान से पे उनके झपटे तो वो शेर अफजल मरवत साहब ही नीचे गिर गए, ऊपर अफनानुल्लाह साहब उनके ऊपर जो है वो पल पड़े। इस दौरान कैमरामैनों ने स्टूडियो के अंदर जो मौजूद थे उन्होंने जो है छुड़ाने की कोशिश की। इस सारे मामले में एक चीज़ जो काबिल गौर थी, मैं बीइंग एंकर पर्सन इस चीज़ पे मुझे थोड़ा सा ये बात बड़ी नामुनासिब, थोड़ा नहीं बल्कि ठीक ठाक मुझे ये बात नामुनासिब लगी कि जो प्रोग्राम होस्ट थे जावेद चौधरी साहब, जिनके ये गेस्ट थे, दोनों गेस्ट लड़ रहे हैं आपस में, मेज़बान खड़ा वहाँ से फिर आवाज़ें मार रहे हैं नहीं करें नहीं करें नहीं करें। भैया आपका काम बनता था खुद जाके गेस्ट अगर लड़ रहे हैं जाके उनको एक को पकड़ के उनको छुड़ाएं आपस में, फिजिकली जाके आप वहाँ से छुड़ाएं। आयत भी लगी थी, आयत भी उतरने में 10 सेकंड लगते हैं, माइक आपका उतर सकता था 10 सेकंड के अंदर, आप उतर के जा सकते थे वहाँ पे, आप आवाज़ें मारे यार देखो नहीं करो नहीं करो नहीं करो, हल्की हल्की आप आवाज़ें दे रहे हैं। तो जावेद चौधरी साहब को ज़रा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए था, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में एक मतलब इसी तरह से ब्रेक के दौरान सदाकत अली बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बैरमन तंगी साहब के दरमियान एक बड़ी शदीद फाइट शुरू हो चुकी थी। हमने तो वीडियोज़ की अपलोड नहीं की बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट, तो मैंने खुद जाके बगैर इससे पहले कि कोई कैमरामैन पहुँचता मैंने खुद जाके दोनों को पकड़ के मैंने फिजिकली दूर दूर किया था। और फिर मैंने उन दोनों से यानी कि अगले सेगमेंट में जाके बड़ा कूल और काम माहौल में हमने बातचीत की थी, तो उनकी मैंने लड़ाई नहीं होने दी थी। यहाँ तक आ गया था मामला के एक दूसरे को कहने लगे थे कि तुम्हें उठा के मैं यहाँ से नीचे फेंक दूँगा लिफ्ट से, तो लेकिन मैंने छुड़ाया था जाके। तो जावेद चौधरी साहब को ये काम करना चाहिए था, इतने ज़्यादा आगे मामला आगे नहीं जाने चाहिए थे, तो ये तमाशा नहीं देखना चाहिए था, सिर्फ एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करके उसका मज़ीद फॉलोअर्स या लाइक्स लेने के लिए या उस पर क्लिक्स लेने के लिए। बाकी एक सर्वे जनाब सर्कुलेट कर रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट सर्वे है, गैलप सर्वे आ गया जनाब। वैसे तो गैलप के हवाले से लोगों के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गैलप सर्वे को नहीं मानते और वो कहते हैं कि ये नून लीग का पेड एक सर्वे है। लेकिन इस तरह जो सर्वे आया जनाब गैलप का, यानी जिसे नून लीग का पेड सर्वे, नून लीग का स्पॉन्सर्ड सर्वे जिसे कहा जाता है गैलप सर्वे, जिसके ऊपर एक टैग लगा हुआ, मोहर लगी हुई है, उस गैलप सर्वे ने भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर जमात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बताया है। जी हाँ, इमरान खान साहब और उनकी जमात जो है वो 60% पॉपुलर बताई गई है पाकिस्तान के अंदर, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो 40% पे नून लीग को बताया गया है। 34% तक मियां नवाज शरीफ की पॉपुलरिटी 34% पे 35% पे खड़ी है, शहबाज शरीफ की 34% पे खड़ी है, इमरान खान की 60% पे खड़ी है। लेकिन इसमें मेरी थोड़ा सा जो हैरान कन था, उसमें बताया गया जी कि जो इदारा है पाक फौज वो 88% अवाम के अंदर मकबूल है। तो इस पर मुझे थोड़ा सा ज़रा ये लगा था कि इदारे की यहाँ पे पॉपुलरिटी पोलिटिकल पार्टी के साथ क्यों कैलकुलेट की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा था कि अगर वोट देना पड़े तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फ़ौज में से किसी का इंतखाब करना पड़े किसी हुकूमत का, तो लोगों ने कहा जी हम तहरीक इंसाफ पे फ़ौज को तरजीह देंगे। तो ये थोड़ा मेरे लिए यहाँ पे ज़रा मुझे ये मैनिपुलेटेड ज़रा ये रिजल्ट्स लग रहे थे, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क के अंदर हम इसी मुल्क के अंदर रहते हैं, जो अब सूरत हाल देख रहे हैं, मेजॉरिटी में पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत देखना चाहते हैं। इंतखाबात जब भी होते हैं यही वजह है कि इंतखाबात जो हैं वो डिले पर डिले किए जा रहे हैं। कल हल्का बंदियों के नतायज जो हैं वो नशर कर दिए गए हैं, यानी कि वो जारी कर दिए गए हैं, और उसमें 30 नवंबर तक जाके ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर अभी अक्टूबर में इसके ऊपर एतराज़ात लिए जाएंगे, फिर अपीलें होंगी, चूँकि हल्के से कम कर दिए गए हैं। जहाँ जहाँ से हल्के कम हुए वहाँ के लोगों के एतराज़ात सामने आएंगे। जिन जिन MNAs के हल्के ख़त्म हो गए, फवाद चौधरी का हल्का बिल्कुल ख़त्म हो गया है, उनके एतराज़ात सामने आएंगे। तो इसलिए ये मामला जो है ये नवंबर तक फिर चलेगा, एतराज़ात, उसके ऊपर फिर इलेक्शन कमीशन के अंदर सारी बहस मुबाहिसा करके रिकनसाइल करके 7 लाख एक बेंच मार्क रखा गया, 7 लाख के ऊपर एक हल्का मुहित है, चूँकि आबादी बढ़ी है पाकिस्तान की, तो इसलिए बहुत सारे शहरों के अंदर से हल्के गायब हो गए, 6 हल्के गायब हुए टोटल कौमी असम्बली की। अब कौमी असम्बली जो है पहले 342 का ऐवान था, अब कौमी असम्बली जो है वो 336 का ऐवान होगी। कई लोग सवाल करते हैं कि आईनी तरमीम तो नहीं हुई, तो ये आईनी तरमीम जो है ये 2017 में कर ली गई थी, 17-18 में आईनी तरमीम की गई थी जब ये पिछला सेंसस हुआ था, और वन टाइम ये अमेंडमेंट करके कौमी असम्बली की सीटें 342 रखने की इजाज़त दी गई थी। हालांकि सीटें उस वक्त कम होकर 336 हो गई थी, चूँकि फाटा की 6 सीटें जो है वो कम हुई थी उस वक्त। तो अभी भी चूँकि 336 ही हैं, मज़ीद सीटें बढ़ी नहीं हैं, तो 7 लाख पर जब आपने रखा है तो कई हल्के जो है पंजाब के अंदर से शॉर्ट हो गए, उड़ गए। बहरहाल अब रह गई बात जनाब पॉपुलरिटी की, तो इस सर्वे के बारे से मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगा डिटेल आपके सामने एक सर्वे जो है रखूँ कि किस सूबे के अंदर किस पार्टी की पॉपुलरिटी ज़्यादा है। ओवरऑल में बतौर मजमूई देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ज़्यादा पॉपुलर पार्टी दिखाई दे रही है। बाकी राना सनाउल्लाह साहब का बयान कुछ देर पहले सामने आया था कि एक ऐसी जमात के जिसने जुर्म किया है उसको सिर्फ इसलिए स्पेस नहीं देनी चाहिए कि
وہ چونکہ اس نے الیکشن میں آنا ہے، یعنی صرف الیکشن لڑنے کی وجہ سے ایک جرم کی مرتکب جماعت یا کسی لیڈر کو جو ہے اس کے ساتھ رعایت نہیں برتنی چاہیے، کیونکہ نون لیگ تو چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مقابلے سے بالکل آؤٹ ہی ہو جائے، کیونکہ میاں نواز شریف کے واپس آ کر بھی میاں پی ایم ایل این کو جو ہے وہ خاطر خواہ نتائج ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ کیا بیچیں گے عوام کے اندر آ کے، کیا بیانیہ رکھیں گے، پچھلے 16 مہینے کی گورننس پہ بات کریں گے، کیا کریں گے؟ وہ ڈالر جو ان سے 16 مہینے میں تجربہ کار ترین لوگوں سے کنٹرول نہیں ہو سکا، وہ آ کے موجودہ نگراں حکومت جیسی کوئی حیثیت وقت نہیں ہوتی، وہ کنٹرول کر کے دے رہی ہے آپ کو۔ تو ان کی جو تجربہ کاری تھی وہ بھی 16 مہینے کے اندر ایکسپوز ہوئی ہے، بلکہ بری طرح سے ایکسپوز ہوئی ہے۔ تو عوام کے اندر وہ کیا بیانیہ کیا لے کے جائیں گے؟ وہ جو بیانیہ تھا فوج مخالف کے جرنیلوں کا، ججوں کا احتساب کریں گے، اس سے بھی نون لیگ نے ریورس کے بڑی تیزی کے ساتھ لگایا ہے، یو ٹرن جو اس پہ لے لیا گیا ہے۔ اب نون لیگ اس کے بعد کیا لے کے آئے گی عوام کے اندر انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی بیان کر دیں تاکہ سنجیاں ہون گلیاں میں مرزا یاد پھرے تو ہم اکیلے ہی جا کے الیکشن میں لڑیں۔ ایسا ہو نہیں پائے گا۔ پاکستان کے اندر آپ نے ڈیموکریٹک سسٹم، انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ چلنے ہیں، چاہے کسی کے لاکھ سو اختلافات ہوں، لیکن کچھ ایسی مجبوریاں، کچھ ایسی مصلحتیں ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن میں کم از کم اسپیس دینی پڑے گی۔ حالانکہ چیئرمین تحریک انصاف کے نہ ہونے سے بھی الیکشن کی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ ان کوشچن رہے گی، لیکن اس گیلپ سروے کے اندر آیا کہ میجورٹی میں پاکستانی پھر بھی جو ہے وہ عمران خان کو ہی ووٹ دیں گے، اگر وہ الیکشن میں ڈسکوالیفائی ہو بھی جاتے ہیں ان کی پارٹی کو ووٹ دیا جائے گا۔ تو یہ ساری ڈیٹیلز ہیں۔ باقی فاروق حبیب صاحب کو بھی غائب کر دیا گیا ہے، اگر گرفتار کیا جاتا تو کہیں پیش کر لیا جاتا، تو وہ بھی غائب ہو گئے ہیں۔ پہلے شیخ رشید غائب ہیں، اس سے پہلے صداقت علی عباسی غائب ہیں، اور اس سے پہلے عثمان ڈار غائب ہیں۔ ایک اور غائب ہونے والے لیڈرز کا اضافہ کر لیا گیا ہے۔ کوشش میرے خیال سے یہی کہ ان لیڈرز کو بھی بریک کیا جائے، توڑا جائے کہ یہ عمران خان سے الگ ہو جائیں۔ دیکھتے ہیں وہ ہوتے یا نہیں، یہ آنے والے دن بتائیں گے، چند دنوں کے اندر اس چیز کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو یہ ساری ڈیٹیلز ہیں جناب۔ تو اگین اسی پہ میں کنکلوڈ کروں گا کہ پی ٹی آئی کے لیے اسپیس جو ہے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے دوبارہ۔ عمران خان صاحب کے لیے کوئی قسم کی ریلیکسیشن نہیں ہے، وہ انہیں بزور طاقت دینی پڑے گی۔ اسی پہ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب، لائک اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا اپڈیٹس لینے کے لیے تمام تر میری ویڈیوز کی۔ اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔